कक्षा 11 जीव विज्ञान, जीव जगत के वर्गीकरण पार्ट 3 में विषाणु के बारे में अध्ययन करेंगे। देखिए, विषाणु जो होता है यह प्रोटीन और न्यूक्लिक अम्ल किससे यह प्रोटीन व न्यूक्लिक अम्ल है ना। विषाणु जो होते हैं प्रोटीन व न्यूक्लिक अम्ल के क्या होते हैं, बने अविकल्पी परजीवी होते हैं। इसमें क्या होता है कि ये बैक्टीरिया से भी छोटे होते हैं, जीवाणु से क्या होते हैं, छोटे होते हैं। और सिर्फ क्या होता है कि ये जीवित कोशिकाओं में ही जुड़न कर सकते हैं। ये केवल जीवित कोशिकाओं के अंदर ही गुणन कर सकते हैं। मतलब कि जीवाणु को सजीव और निर्जीव के बीच की कड़ी कहा जाता है। जब तक जीवाणु किसी सजीव कोशिका के अंदर उपस्थित नहीं होगा तब तक इसकी संख्या में वृद्धि नहीं हो सकती। गुणन जिसे कह सकते हैं, मल्टीप्लिकेशन कह सकते हैं, तब तक इसकी संख्या में वृद्धि नहीं हो सकती। तो इसलिए इसे अविकल्पी परजीवी कहा गया है। और इसका अध्ययन जो करते हैं वो विषाणु विज्ञान के अंतर्गत करते हैं। तो वायरस का जो अर्थ होता है, वायरस का अर्थ होता है, लैटिन जो होती शब्द है, लैटिन में वायरस को, लैटिन शब्द में वायरस को क्या कहते हैं, पॉइजन। ये पॉइजन माने होता है विष, जहर, ठीक है। तो ये क्या करते हैं, जंतु व पादपों दोनों में कई प्रकार के जो होते हैं रोग उत्पन्न करते हैं। और इसकी खोज, किसकी खोज, विषाणु की खोज या वायरस की खोज, विषाणु की खोज किसने किया था, आइवानोव्स्की ने। खोज आइवानोव्स्की हम हिंदी में भी लिख देते हैं, आइवानोव्स्की ने किया था। कब किया था, सन 1882 में, 1892 में। तो विषाणु खोज आइवानोव्स्की ने सन कब, 1892 में, किसमें, तंबाकू की जो चितेरी रोग के अध्ययन के समय किया था। ठीक, चितेरी रोग का मतलब होता है TMB, टोबैको मोज़ेक वायरस। तो तंबाकू की पत्ती जो होता है, तंबाकू की पत्ती में चितेरी रोग के अध्ययन के समय किया था। तो चितेरी रोग जो होता है TMB इसको कहते हैं, टोबैको मोज़ेक वायरस। और जब जब इन्होंने इसकी खोज किया तब इनको नोबेल पुरस्कार भी मिला था। तो देखिए, जो वायरस जनित जो रोग है ना, उसमें पशुओं में जो होता है खुरपका, मुंह पका, ठीक, और मनुष्यों में पीत ज्वर जो होता है, पोलियो वायरस है। मुर्गी में कैंसर रोग का जो पता लगाया था पेटन राउस ने। तो ऐसे ही कई वायरसों की खोज हुई थी, अध्ययन हुआ था।
अब देखिए वायरस का जो आकार होता है, हाँ, वायरस का माप, ये माप वायरस का क्या होता है कि वायरस कण का माप जो होता है वो 15 मिली माइक्रोन से 210 माइक्रोन मिली माइक्रोन तक होता है। ठीक, वायरस का जो माप होता है 15 मिली माइक्रोन से 210 मिली माइक्रोन तक होता है। अब चेचक का वायरस और क्या होता है, चेचक का विषाणु, चेचक का जो विषाणु होता है वो सबसे बड़ा होता है, सबसे बड़ा होता है। चेचक का विषाणु सबसे बड़ा होता है और इसका जो माप होता है, इसका चेचक का, इसका माप 350 नैनोमीटर से इसका जो होता है माप कितना, 350 नैनोमीटर या 0.35 माइक्रोन होता है। ठीक, और सबसे जो छोटे होते हैं वायरस के कण, हाँ, उनकी माप जो होती है 20 नैनोमीटर होती है। सबसे छोटे वायरस कण 20 नैनोमीटर होता है, नैनोमीटर व्यास के होते हैं ये। अब वायरस की जो संरचना होती है, वायरस की संरचना में क्या है, देखिए वायरस के कण को विरियॉन कहते हैं। ठीक है, वायरस के कण को विरियॉन कहते हैं। ये वायरस के कण को विरियॉन कहते हैं और प्रत्येक विरियॉन जो होता है 2 भागों का बना होता है। प्रत्येक विरियॉन 2 भागों का बना होता है। ये 2 भागों का बना होता है। तो दोनों भाग जो होते हैं, देखिए एक होता है कैप्सिड, नंबर 1 होता है ये कैप्सिड। तो कैप्सिड जो होते हैं ये प्रोटीन का खोल होता है। कैप्सिड जो होता है यह किसका होता है, प्रोटीन का बना खोल है, प्रोटीन का बना खोल होता है। तो प्रोटीन जो होती है इसका एककों का बना होता है, मतलब एकलकों जैसे कह सकते हैं। तो जिन्हें क्या कहते हैं, यह प्रोटीन का बना होता है जिन्हें कैप्सोमियर्स, जिन्हें क्या कहते हैं, कैप्सोमियर्स कहते हैं, जिन्हें कैप्सोमियर्स कहते हैं। तो ये कैप्सिड हो गई। दूसरा होता है न्यूक्लिक अम्ल, ये हो गया न्यूक्लिक एसिड, न्यूक्लिक अम्ल। तो कैप्सिड के अंदर न्यूक्लिक अम्ल होता है ना। कैप्सिड के अंदर क्या होता है, न्यूक्लिक अम्ल। ये न्यूक्लिक अम्ल होता है कैप्सिड के अंदर। तो देखिए इसमें जो न्यूक्लिक अम्ल है, जिसे जीवाणु, वायरस है, बैक्टीरियोफेज, जीवाणु भोजी विषाणु होते हैं, तो उनमें क्या होता है, डीएनए होता है। अब कुछ पादप वायरस तथा जंतु वायरसों में आरएनए आनुवंशिक पदार्थ होता है। तो न्यूक्लिक अम्ल क्या है, इसका आनुवंशिक पदार्थ है। ठीक है, तो किसमें जंतु
अधिकांश जंतु तथा जंतु वायरसों तथा जीवाणु भोजी विषाणु में क्या होता है कि डीएनए तथा अधिकांश पादप वायरस और किसमें कुछ जंतु वायरस, कुछ जंतु वायरस में जो होता है आनुवांशिक पदार्थ क्या होता है में आरएनए आनुवांशिक पदार्थ होता है। तो ये जो होते हैं ये न्यूक्लिक अम्ल और एक होता है कैप्सिड, दो हुआ ये न्यूक्लिक अम्ल और कैप्सिड। तो देखिए आरएनए का इकहरा सूत्र भी होता है, दोहरा सूत्र भी होता है। तो जो इन्फ्लुएंजा होता है, गलसुआ होता है, मस्तिष्क शोथ होता है, इसमें जो होता है आरएनए का इकहरा सूत्र होता है, एकल जो होता है सूत्र होता है, सिंगल स्ट्रैंड जिसको कह सकते हैं, लिखा रहता है जैसे यस आरएनए, उसको कहते हैं सिंगल स्ट्रैंड आरएनए। ठीक है, सिंगल स्ट्रैंड आरएनए। तो देखिए इकहरा सूत्र में अगर इकहरा आरएनए है, इकहरा आरएनए अगर है, इकहरा आरएनए है ना, आरएनए, तो उसको हम लिखते हैं यस आरएनए। यस आरएनए का मतलब होता है सिंगल स्ट्रैंड्स आरएनए। अगर दोहरा है तब उसको लिखते हैं डीएस आरएनए, डबल स्ट्रैंड आरएनए। अगर डीएनए का डबल सूत्र, डीएनए का अगर इकहरा सूत्र है, डीएनए का इकहरा डीएनए है तो यस डीएनए, इसको लिखते हैं सिंगल स्ट्रैंड्स डीएनए। अगर दोहरा है तो डीएस डीएनए, डबल स्ट्रैंड्स डीएनए। ये तो हमने कहा था उसको जो सिंगल स्ट्रैंड्स होता है, इन्फ्लुएंजा होता है, मस्तिष्क शोथ होता है, उसमें होता है। और ये जो होता है जुकाम है, फीवर है, इसमें और ट्यूमर पादपों में जो वायरस होता है उसमें दोहरा जो होता है आरएनए होता है टीएमबी में। और इसमें देखिए क्या आता है, टीएनए जो होता है इकहरा सूत्र है, ये बैक्टीरियोफेज में डीएनए का इकहरा सूत्र होता है। और जो डीएनए का जो दोहरा सूत्र है ये मनुष्य में चेचक, खसरा, हर्पीस है ना, इन सब रोगों में ये दोहरा सूत्र वाला डीएनए पाया था। फिर से सुन लीजिए, मस्तिष्क शोथ है, इंसेफेलाइटिस है, इन्फ्लुएंजा है, ये जो होता है इसमें इकहरा आरएनए होता है। डीएस जो आरएनए डबल स्ट्रैंड्स आरएनए होता है, ये जुकाम में, टिक फीवर में, पादप वायरस में जो ट्यूमर होते हैं उसमें जो होता है दोहरा आरएनए होता है। तीसरा जो होता है इसमें इकहरा डीएनए, इसको लिखा है सिंगल स्ट्रैंड्स डीएनए।
तो ये बैक्टीरियोफेज में जो डीएनए होता है उसका इकहरा आनुवंशिक पदार्थ, मतलब कि बैक्टीरियोफेज में डीएनए का इकहरा सूत्र होता है और ये डबल स्ट्रैंड डीएनए का दोहरा सूत्र, इसमें एक किसमें पाया जाता है? मनुष्य में चेचक, खसरा, हर्पीस रोगों में जो वायरस होते हैं उसमें दोहरे सूत्र वाला जो होता है ये डीएनए पाया जाता है। तो एक चीज़ ये था कि देखिए जो विषाणु का चारों ओर का जो हमने कहा था आवरण होता है ना, ये जो रचना विषाणु की बनी होती है ये इसी को कहते हैं कैप्सिड। ये कैप्सिड है और कैप्सिड के अंदर जो होता है ये दोहरी रचना होती है, ये जो होता है इसको कहते हैं, इसी को न्यूक्लिक अम्ल इसी के अंदर भरा होता है, न्यूक्लिक एसिड इसी के अंदर भरा होता है। ये बाहरी आवरण जो होता है कैप्सिड है, न्यूक्लिक एसिड। तो अब देखिए जो कैप्सिड का जो आवरण होता है उसमें क्या है? कैप्सिड का जो आवरण है, कैप्सिड का जो आवरण है, तो हम आवरण के बारे में अध्ययन करते हैं। वायरस का आवरण, ये वायरस का आवरण है। तो देखिए हम विषाणुओं के बारे में अध्ययन करते हैं तो इसमें क्या होता है कि जो जंतु वायरस में कैप्सिड के बाहर एक आवरण होता है। यह आवरण जो होता है सजीव कोशिकाओं की जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन्स होती है, जिसे प्लाज्मा मेम्ब्रेन्स क्या है कि द्विस्तरीय फास्फोलिपिड की बनी होती है, ठीक है, द्विस्तरीय फास्फोलिपिड की बनी होती है। तो इसमें क्या होता है, इसे कहते हैं कि जो द्विस्तरीय फास्फोलिपिड्स है जब उसका बना होगा तो इसमें अनेक जो होते हैं प्रोटीन के अणु निलंबित रहते हैं और ऐसे आवरण को लिपोप्रोटीन्स आवरण कहते हैं। लिपोप्रोटीन्स क्या कहते हैं? आवरण। तो लिपोप्रोटीन्स जो आवरण है तो बेटा ये वायरस का जो आवरण है ना, तो इसे कुछ जंतुओं के वायरसों में कैप्सिड के बाहर एक आवरण होता है, ठीक है, कैप्सिड के बाहर एक आवरण होता है। तो ये जो आवरण है ये सजीव कोशिकाओं की प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो होती है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन मतलब जीव द्रव कला के समान जो होता है वह द्विस्तरीय फास्फोलिपिड का बना होता है, ठीक है, जिसमें प्रोटीन के अणु उपस्थित होते हैं। ऐसे आवरण को लिपोप्रोटीन कहते हैं। तो जैसे हम एक स्ट्रक्चर बना रहे हैं कि ये देखिए एक रचना ये है, ये अब देखिए इसमें क्या होता है कि ये जो रचना है इसमें ये रचना, अब यहीं पे इसमें आरएनए है, आरएनए एक सूत्रीय आरएनए है, ठीक, या डीएनए है, एक सूत्रीय डीएनए। हमने कहा था इसके पहले कि कुछ में आरएनए होते हैं एक सूत्रीय या द्विसूत्री, कुछ में डीएनए होते हैं एक सूत्रीय या द्विसूत्री। तो अब ये तो हो गया इसका स्ट्रैंड हो गया, ठीक है। अब ये डीएनए है, डीएनए स्ट्रैंड, ये डीएनए स्ट्रैंड से अब इस डीएनए स्ट्रैंड जो होता है इसकी अगर हम बात करें तो ये कैप्सिड, कैप्सिड किसकी है? प्रोटीन की बनी है, ठीक। अब इसके चारों ओर
एक खोल है, ठीक है, खोल, इसको कह सकते इन्वेलप, लिफाफा या खोल कहते हैं। ये बात समझ में आई? तो ये जो दोनों लेयर हैं, ये दोनों लेयर, इसमें क्या होता है कि जो सजीव कोशिका होती है उसमें प्लाज्मा मेम्ब्रेन जीवद्रव कला के समान द्विस्तरीय फास्फोलिपिड का स्तर होता है। तो ये द्विस्तरीय जो होता है, ये द्विस्तरीय फास्फोलिपिड का बना होता है, किसके समान? जीवद्रव कला समान, जिसमें अनेक कण, ये देखिए अनेक प्रोटीन के अणु क्या होते हैं? निलंबित होते हैं। इसी को लिपोप्रोटीन, लिपोप्रोटीन, ठीक है, इन्वेलप कहते हैं, इन्वेलप, ठीक है, इसको कहते हैं लिफाफा या खोल या आवरण। इन्वेलप माने होता है लिफाफा, खोल या आवरण। तो ये जो होता है लिपोप्रोटीन है, मतलब ऐसे ही आवरण को क्या कहते हैं? लिपोप्रोटीन आवरण कहते हैं। बात समझ में आ गई? अब हम चलते हैं वायरस के वर्गीकरण के बारे में अध्ययन करते हैं। वायरस के वर्गीकरण के बारे में अध्ययन करते हैं। तो यहाँ पर देखिए कि वायरसों का जो वर्गीकरण है, वायरस का वर्गीकरण, ये वायरस का वर्गीकरण, क्लासिफिकेशन ऑफ वायरस। अब देखिए वायरसों का जो होता है ऑर्डर जो होता है वायरल्स होता है, वायरल्स। तो होम्स जो वैज्ञानिक थे, होम्स ने सन 1948 में वायरस को ऑर्डर किस में रखा था? वायरल्स में, WVIRALES, वायरल्स में रखकर पोषद जीवों के आधार पर, पोषद जीवों के आधार पर तीन श्रेणियों में रखा। अब इसमें क्या होता है, देखिए कि जो तीन श्रेणियां थी, पोषद मतलब होता है होस्ट का मतलब होता है कि विषाणु तो निर्जीव है, जब किसी सजीव कोशिका के अंदर रहता है तभी इसमें गुणन होता है। तो जिसमें रहता है उसको कहते हैं होस्ट, दूसरे प्राणी के अंदर जिसमें रहता है उसको कहते हैं होस्ट। तो इसके आधार पर जो तीन श्रेणियां थी, एक था जूफैगनी, ठीक, दूसरा होता है फाइटोफैगनी, और तीसरा होता है फैगनी। तो ये देखिए तीन होता है, जूफैगनी, फाइटोफैगनी और फैगनी। तो जो जूफैगनी होता है, जू माने क्या होता है? जंतु। अब यहाँ पर होता है ये जंतुओं का वायरस है, जंतु का वायरस। फाइटोफैगनी होता है पादप का वायरस, और फैगनी होता है जीवाणुओं का वायरस, जीवाणुओं का वायरस। ये तीन है, ठीक, जंतु का वायरस, पादप का वायरस और जीवाणु का वायरस, ये तीन हैं। बस समझे? अब देखिए वायरसों में जो जनन होता है, जनन में क्या है कि जैसे वायरस जो होते हैं
अविकल्पी परजीवी तो है ही है। और सजीव कोशिकाओं के बाहर इसमें निर्जीव न्यूक्लियोप्रोटीन कण होते हैं, लेकिन जब वास्तविक जब होता है सजीव कोशिका में प्रवेश करते हैं तो इनके जो जीनोम होते हैं और कैप्सिड जो प्रोटीन का अणु होता है उसका संश्लेषण करके संतति वायरल कणों का क्या करते हैं, निर्माण। तो इस प्रकार से वायरल कणों में तेजी से वृद्धि होती है, मतलब ये अपनी ऐसी कई संतानों का क्या करते हैं, निर्माण, कोशिकाओं का निर्माण कर लेते हैं। तो वायरस में जो जीवन चक्र है इसका 2 प्रकार का जीवन चक्र होता है। वायरस में जीवन चक्र जो होता है, हम यहाँ लिख देते हैं वायरस में जनन, वायरस में जनन। तो जनन में हमने कहा कि जो वायरस हैं ये क्या करते हैं कि जैसे किसी परपोषी कोशिका में जब प्रवेश करते हैं तो प्रवेश करने के बाद वायरस जो होता है वो परपोषी की जीनोम को नष्ट कर देते हैं और फिर उसके उपापचयी तंत्रों का उपयोग करके अपने जीनोम एवं कैप्सिड अणुओं का संश्लेषण करके संतति वायरल कणों का क्या करते हैं, निर्माण करते हैं। तो इस प्रकार से जो निर्माण हुआ उसमें तेजी से क्या होती है, वृद्धि होती है। वायरल कणों में तेजी से क्या होती है, वृद्धि होती है। तो वायरस में 2 प्रकार के जीवन चक्र होते हैं। वायरस में क्या होता है, वायरस में 2 प्रकार के जीवन चक्र होते हैं। अब नंबर 1 जो मेन होता है, नंबर 1 उसको कहते हैं लाइटिक चक्र। लाइटिक चक्र, ये लाइटिक साइकिल, लाइटिक चक्र। अब देखिए लाइटिक चक्र में क्या होता है, वायरस के जब लाइटिक चक्र जब पूरा होता है तो पोषक कोशिका नष्ट हो जाती है ना। वायरस के लाइटिक चक्र के पूरा होने पर पोषक कोशिका नष्ट हो जाती है। ये पोषक कोशिका नष्ट हो जाती है। तो इस प्रकार के जीवन चक्र को, इस प्रकार के जीवन चक्र को क्या कहते हैं, लाइटिक चक्र कहते हैं। लाइटिक चक्र कहते हैं, ये होता है। अब इसमें निम्न लिखित चरण होता है। लिखित चरण होता है। तो नंबर 1 जो होता है इसमें वो होता अधिशोषण। अधिशोषण होता है। अधिशोषण है। अधिशोषण में क्या होता है, इसमें जो होता है वायरस कण परपोषी कोशिका से चिपक जाते हैं। तो वायरस कणों के परपोषी कोशिका से चिपकने को अधिशोषण कहते हैं। अधिशोषण कहते हैं। ये हो गया, मतलब परपोषी कोशिका जब चिपक जाए तो अधिशोषण है। इसमें क्या होता है कि जो बैक्टीरियोफेज के कुछ प्रोटीन्स वो जीवाणु के खोल के ग्लाइकोप्रोटीन के बीच क्या करते हैं, क्रिया करते हैं। ठीक है, बैक्टीरियोफेज के कुछ जो प्रोटीन्स होते हैं जीवाणु खोल के ग्लाइकोप्रोटीन के बीच क्या करते हैं, अभिक्रिया। जैसे ये जीवाणु कोशिका है, ये जीवाणु कोशिका है। जीवाणु
कोशिका। अब ये जो है बैक्टीरियोफेज विषाणु है, इसको कहते हैं बैक्टीरियोफेज वायरस। जीवाणु भोजी विषाणु इसे कहते हैं, जीवाणु भोजी विषाणु इसको कहते हैं, ये जीवाणु भोजी विषाणु। अब इसके टेल्स होते हैं ये, तो ये इससे क्या हो गया, चिपक गया, ठीक है। और चिपकने पर इसी के खोल से, जीवाणु के खोल से, खोल का ये क्या है, ग्लाइकोप्रोटीन्स है, इसी के बीच क्या होती है, क्रिया होती है। अब जो संपर्क स्थल होता है, ये तो संपर्क किया, इस संपर्क स्थल पर जीवाणु कोशिका के खोल में क्या बन जाता है, एक छिद्र, ऐसे छिद्र बन जाएगा, ये छिद्र बन गया। ये जो फिर आनुवंशिक पदार्थ होता है, ये आनुवंशिक पदार्थ फिर यहाँ से होकर जीवाणु कोशिका के अंदर आ जाती है, ठीक है। तो इसको कहते हैं अधिशोषण। कब कहेंगे, जब कोई जीवाणु भोजी विषाणु किसी जीवाणु कोशिका से चिपक जाएगा, और चिपक जाएगा तो उसको कहेंगे अधिशोषण कहेंगे। और अधिशोषण के फलस्वरूप इसका जो होता है जीवाणु भोजी विषाणु का पुच्छ है, ये पुच्छ है, ये जीवाणु कोशिका का जो ग्लाइकोप्रोटीन्स का खोल होता है, इसके बीच अपक्रिया करता है, जिसके कारण एक छिद्र बन जाता है, ठीक है। दूसरा इसमें होता है वेधन, इसको कहते हैं वेधन, वेधन कहेंगे, ठीक। वेधन को कहते हैं पेनिट्रेशन, पेनिट्रेशन, ये पेनिट्रेशन है, ठीक। अब पेनिट्रेशन में क्या होता है कि देखिए, जो स्प्रिंग सदिश जो पुच्छ होता है, स्प्रिंग सदिश जो होता है पूंछ किसकी, विषाणुओं की, ठीक। इसकी सिकुड़ने से डीएनए, वायरस का जो डीएनए ये परपोषी कोशिका के अंदर पहुंचा था, भाई ये ऐसे सिकुड़ेगा, दाब बनेगा, तो इसके कारण क्या होता है कि ये परपोषी है, मतलब जीवाणु कोशिका है, इसके अंदर पहुंच जाता है। तो ये आनुवंशिक पदार्थ तो अंदर पहुंच गया, लेकिन इसका प्रोटीन का खोल बाहर रह जाता है, ठीक, बात समझाई। तो जब ये अंदर पहुंच जाएगा, इसके सिकुड़ने से इस विषाणु, जीवाणु भोजी विषाणु का आनुवंशिक पदार्थ जीवाणु कोशिका के अंदर पहुंच जाएगा, तो इसे कहते हैं वेधन कहते हैं। तो अब इसमें वेधन में जैसे पादपों में होता है, तो अधिकांश पादप में क्या होता है, वायरस जो होते हैं पत्तियों को क्षतिग्रस्त करके सतह से प्रवेश करते हैं, ठीक है। अधिकांश जो वायरस होते हैं पत्तियों की सतह को क्या करते हैं, क्षतिग्रस्त कर देते हैं, और क्षतिग्रस्त करने पर क्या होता है कि यह उन्हीं के द्वारा अंदर क्या करते हैं, प्रवेश करते हैं। और जंतुओं में क्या होता है कि परपोषी जो कोशिका की खोल होती है, उनके खोल के साथ जो होते हैं प्रवेश करते हैं, ठीक है। तो ये होता है क्या है कि वेधन हो गया। तीसरा होता है अनावरण, अनावरण, ये अनावरण, ठीक। अनकोटिंग इसको कहते हैं, अनकोटिंग, इसको कहते हैं अनकोटिंग। अनकोटिंग अनावरण में क्या होता है कि परपोषी जो कोशिका के अंदर, ये परपोषी कोशिका है, इसके अंदर जो विरियॉन्स का न्यूक्लिक अम्ल है, विरियॉन्स का न्यूक्लिक अम्ल और इससे संबंधित जो एंजाइम्स होते हैं, है ना, तो उसकी सभी संरचनाएं क्या होती हैं, नष्ट हो जाती हैं, जैसे प्रोटीन खोल तथा वायरल आवरण, वो सब क्या होता है, नष्ट हो जाता है। चौथा इसमें होता है संश्लेषण प्रावस्था, संश्लेषण प्रावस्था, ये संश्लेषण प्रावस्था है, इसको कहते हैं सिंथेटिक फेज, सिंथेटिक
फेज, ये सिंथेटिक फेज है। इसमें क्या होता है कि जो परपोषी कोशिका के अंदर न्यूक्लिक अम्ल का बार बार गुणन होता है, द्विगुणन। तो जब बार बार द्विगुणन होगा तो इसमें खोल, इसके साथ ही खोल, प्रोटीन्स व एंजाइम का क्या होता है, संश्लेषण। मतलब इसमें किसका, परपोषी कोशिका के अंदर, कोशिका के अंदर क्या होता है कि वायरल न्यूक्लिक अम्ल, मतलब जो विषाणु का न्यूक्लिक अम्ल था, न्यूक्लिक एसिड का बार बार द्विगुणन होता है। द्विगुणन रेप्लिकेशन, द्विगुणन होता है, ठीक है। और इसके साथ प्रोटीन, जो इसके साथ जो होता है, इसके साथ प्रोटीन का, कौन प्रोटीन, होल प्रोटीन, होल प्रोटीन व एंजाइम, एंजाइम का संश्लेषण होता है, ये संश्लेषण होता है, ठीक। अब लास्ट उसमें जो होता है इसको कहते हैं परिपक्वन, ये परिपक्वन है। परिपक्वन को कहते हैं मैचुरेशन, मैचुरेशन, ये परिपक्वन हो गया। परिपक्वन में क्या होता है कि जो वायरल जो डीएनए है, मतलब विषाणु जो डीएनए और प्रोटीन खोल के जब संगठित हो जाते हैं तो नए विरियॉन के कण बनते हैं, ठीक है। और फिर संयोजन के बाद जो होता है विरियांश के चारों ओर आवरण बनता है, तब परिपक्वन होता है। मतलब प्रोटीन खोल बन जाता है, तो प्रोटीन जब खोल बन जाएगा उसके संगठित हो जाएगा तो विरियान कण बनेंगे और फिर उसके चारों तरफ एक आवरण बनेगा। अब एक होता है फिर इसमें विमुक्ति, इसको कहते हैं रिलीज। रिलीज, रिलीज में क्या होता है कि देखिए फटना, मतलब होता है कि पोषद कोशिका से बैक्टीरियोफेज वायरस जो होते हैं बाहर निकलते हैं। तो जब परपोषी कोशिका फट जाती है तो विरियॉन्स होते हैं मुक्त हो जाते हैं और फिर नई परपोषी कोशिकाओं को क्या करते हैं, संक्रमित। तो जो बैक्टीरियोफेज का हम लिख देते हैं परपोषी कोशिका के फटने पर, परपोषी कोशिका के फटने पर विरियॉन्स, विरियॉन्स क्या होते हैं, मुक्त हो जाते हैं। विरियॉन्स मुक्त हो जाते हैं और नई और कह देते हैं, और नई परपोषी कोशिकाओं को क्या करते हैं, संक्रमित करते हैं। तो बैक्टीरियोफेज का जो लाइटिक चक्र होता है ना, बैक्टीरियोफेज का लाइटिक चक्र, बैक्टीरियोफेज का जो लाइटिक चक्र होता है ये 15 से 30 मिनट में पूरा होता है। 15 से 30 मिनट में पूरा हो जाता है, ठीक। किंतु जंतु वायरसों में 15 से 30 घंटे लगते हैं। किंतु जंतु वायरसों में कितना लगता है, किंतु जंतु वायरसों में
15 से 30 घंटे लगते हैं। 15 से 30 घंटे लगते हैं। तो ये होता है। अब दूसरा जो होता है, पहला तो कौन सा था, पहला लाइटिक चक्र था। दूसरा जो होता है लाइसोजेनिक, ये हम अगले वीडियो में मिलेंगे। तब तक आप इतना पढ़िए। धन्यवाद।